अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, 11वां NFC अवार्ड से पहले वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान हम देख रहे हैं कि माली इख्तियारात पर जो तनाव है वो खुलकर सामने आ चुका है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने यह दावा किया था कि फ़ाटा इंज़माम के बाद आबादी में इजाफा हुआ है और सिक्योरिटी अखराजात के बावजूद वफाक के ज़िम्मे सूबे के सैकड़ों अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं जिनकी फौरी अदायगी नागुज़ीर है। KP हुकूमत के मुताबिक ये रकम साबिक़ फ़ाटा के ज़मशुदा अज़ला की तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मगर वफाकी वज़ारत ख़जाना ने इन दावों को अक्सर मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के NFC हिस्से की तमाम रकूम बाकायदगी से जारी की जा रही हैं और कोई बकाया वाजिबुल अदा नहीं है। वज़ारत के मुताबिक गुज़िश्ता 15 बरसों में KP को 7.8 ट्रिलियन रुपए मुंतकिल किए गए, जिनमें 1.4 ट्रिलियन रुपए NFC से हटकर इजाफी वफाकी इमदाद भी शामिल है, जबकि वॉर ऑन टेरर, फिर IDPs और ज़मशुदा अज़ला के अखराजात भी वफाक ने बर्दाश्त किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ है कि साबिक़ फ़ाटा के अज़ला आज भी शदीद पसमानदगी का शिकार हैं, जहाँ ख़वातीन की शरह ख़वानदगी 12 से 17% है, फिर सेहत का निज़ाम तबाहशुदा है, सनती सरगर्मियाँ तकरीबन मफलूज हैं। तो सूबा ये कहता है कि 2009 का जो NFC फार्मूला है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता और उसे आबादी, फिर तरक्याती खसारे और मुस्तकिल सिक्योरिटी अखराजात के तनाजुर में असर नौ तरतीब दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ वफाक इस पर यह कहती है कि NFC अवार्ड आइनी तरीक़ाकार के तहत चल रहा है और मामलात कमेटियों और बाहमी मुशावरत से हल होंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये महज माली तनाज़ा है या पाकिस्तान के वफाकी ढांचे में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का एक बुनियादी इम्तिहान है। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, लाली साहब और PJ मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये जो वज़ीर आला KP ने दावे किए कि हमें रकम जो मिलनी थी वो नहीं मिली, मगर वज़ारत ख़जाना ने स्टैटिस्टिक्स उस पर फ़ौरन जारी कर दिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जी ये रकम थी ड्यू जो हमने आपको दे दी है। लेकिन फिर ग्राउंड रियलिटीज़ की भी बात करते हैं कि जी यहाँ पे मसाइल ज़्यादा हैं, फिर ज़मशुदा अज़ला है उसके फ़ंड्स। तो ये तनाज़ा क्या समझ में आता है आपको, मसला क्या है? सबसे पहले तो सैयदा आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया इसके बारे में। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है NFC का जी। तो फिर जब आपने कहा कि इस पे यानी 92 में ज़ेरे बहस लाया जाएगा ये, तो कुछ रिपोर्टें पढ़ी और फिर को 3 जो मुस्तनद हमारे लोग हैं इस मौजू पे बात करने के लिए, उनसे बात की, गुफ्तगू की, उनसे पूछा। तो सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा वो तीनों असहाब जिन्होंने हमें इसके बारे में वो जो इनसाइट होती है ना वो दी। अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, वो यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, रिटायर हुए, बेहतरीन उनका यानी किरदार रहा पूरी सर्विस में। वो लाहौर में एक चला रहे हैं, आपका को थिंक टैंक है। इसके साथ यूनुस ढागा साहब हैं, वो कराची में होते हैं, वो प्राग चलाते हैं, उसके वो हेड हैं। तीसरे पे मुजीब खान हैं, वो भी ट्रेड एंड कॉमर्स में एक बहुत बड़े इस वक्त कंपनी के सीनियर कंसल्टेंट हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने अपने दोस्तों से भी और दोस्तों से भी बात की, लेकिन ये 3 लोगों की बात, कुछ रिपोर्टें और फिर उसके बाद ये है कि ये टेक्निकल जो सब्जेक्ट है हमारी समझ में आया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जी। देखिए, इसमें एक आईनी मसला है, एक सियासी मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और एक फौरी मसला है। जल्दी से बताता हूँ, कूजे में दरिया बंद करने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि CSS का इम्तिहान दे रहे हैं, वो इस पूरे पैनल को हमारे को इस सब्जेक्ट पे देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। तो नोट्स आप ले सकते हैं, खासतौर पे हिलाली साहब जब बात करेंगे या मीर साहब बात करेंगे। देखिए, आईनी मसला क्या है। आईनी मसला शुरू होता है 2010 में। आपकी 2000 ये जो 18वीं तरमीम है ये आती है और उसमें कुछ गड़मस हो जाता है, कुछ कड़मास मच जाता है कि सूबों के पास ये वाले जा रहे हैं शोबे, तो उनके जो ऑलरेडी वो पे कर रहे थे उससे ज़्यादा वफाक देगा कि नहीं देगा। उसके साथ ये है कि एक आईनी शिक जो है 160 नंबर नाम की 160, उसको वो तरमीम लाई जाती है और उसमें वाज़े तौर पे लिखा जाता है कि सूबों को जो मिलना है ना वो कम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ऐसा कांटा चुभो दिया गया कि भाई अगर कम नहीं करना तो विफाक ने फिर करना क्या है। यानी मैं बता रहा हूं जो कि आईनी तौर पे। अब आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली। NFC का जो बोर्ड है जहां पे बात होती है, वहां पे 8 मेंबरान हैं सूबों के, ठीक है, और 1 मेंबर है आपका विफाक का जो कि बेचारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए 8 वर्सेस 1, तो क्या बात होगी और क्या नहीं होगी, जबकि ये कहा गया है कि
कि आपने इसको बढ़ाना नहीं, इसको कम नहीं करना। अच्छा, तीसरा आ जाइए, सियासी आपका मसला क्या है? सियासी मसला ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी होती है, जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है जी, वो सूबों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनका इंटरेस्ट सूबों में होता है। मिसाल के तौर पे PMLN है तो वो पंजाब की बात करेंगे कि पंजाब को ज्यादा हिस्सा मिले। आपकी पीपल्स पार्टी है वो कहेगी नहीं सिंध को मिले। और ये देख लीजिए, ये जो आपने KP की बात की है, KP की हुकूमत की जाएगी कि KP को जो है ना वो ज्यादा मिले। अब विफाक बेचारा जो है वो रह जाता है अकेला, और उसको जो है वो हमने यानी बाजी में देखा कि 12.5% सूबों को ट्रांसफर करना पड़ा क्योंकि प्रेशर बड़ा था। अब आते हैं एक फौरी आपकी वजह। फौरी वजह ये बनती है कि PTI वर्सेस आपकी ये PMLN और ये जो हुकूमत इस वक्त बनी हुई है कि कोई चीज भी वफाक से आ रही है हम नहीं मानते, किसी किस्म की भी बात है वफाक की हम नहीं मानते। और वो मैं ना मानू वाला जो है वो हमने गंडापुर के यानी अरसे में भी देखा, और अब हम ये जो आपके अफरीदी साहब हैं इस दौर में भी देख रहे हैं कि जो कुछ भी है। अच्छा, अभी आखिरी बात इस वक्त की, दो हमारी सजेशन है जो हमने ये किया ना, सारे मोतबरीन से बात करके, रिपोर्टें पढ़ के और अपना तज्जिया करके, सिर्फ 2 अदद जो है ना वो यहाँ पे हमने तजावीज देनी है कि किस तरीके से इस मॉन्स्टर को, इस NSC को आप डील कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि इसको रीनेगोशिएट करना ही पड़ेगा। अच्छा, पहली बात। 2 चीजें इसमें करनी चाहिए कि जितने सोशल वेलफेयर के आपके काम है ना, ये जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट ग्रुप है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपकी बिजली पर सब्सिडी है, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर खर्चे हैं, ये सूबों को खुद करना चाहिए। ये है पहली सजेशन। दूसरी सजेशन है जो विफाक से रिलेट करती है, और वो ये है कि विफाक अपनी जरा शाह खर्चियों को, अपने जो फजूल के खर्चे हैं उनको ख़त्म करे, और ये जो तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, यानी ज़रा सी बात होती है तो कैबिनेट की तनख्वाह बढ़ गई, MNAs की तनख्वाह बढ़ गई, इन शाह खर्चियों से ज़रा हट के अगर देखेंगे, और साथ में टैक्स लेने के लिए जो हिसाब किताब हैं FPR के, वो अक्रॉस द बोर्ड होंगे, यकीन कीजिए कि खरबों रुपए का फ़ायदा है सिर्फ इन्हीं 2 सजेशंस में। आगे चलते हैं। ठीक है, हिलाली साहब, आप भी समझते हैं कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है? जो 2009 का फार्मूला है, अब ख़ासतौर से फाटा के इंतज़ाम के बाद उस फार्मूले पर अगर अमल कर रहे हैं तो फिर KP सही कह रही है, नुकसान में? देखिए, बात सीधी सादी ये है, अगर 2 किस्म के इंटरप्रिटेशंस एक कानून के हो सकते हैं, जब आप कहते हैं यू कैन नॉट रिड्यूस इट, आप मान जाते हैं, तो फिर ऐसे कानून को आपने एक्सेप्ट क्यों किया? ऐसे कानून को आपने मिलके पास क्यों किया? क्या उस वक्त आपको नहीं पता था व्हाट आर द रैमिफिकेशंस कि जब आप कहते हैं आपका हिस्सा कम नहीं हो सकता है और फिर कम कर देते हैं? नेचुरली लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, और खास तौर वो प्रोविंसेस कहेंगे जिनके पास मनी इज हार्ड टू कम बाय। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि whoever is ये तो इनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे ख्याल में ये वफाक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि जब जरदारी साहब ने 2008 से 13 तक उन्होंने ये किया था, PPP की गवर्नमेंट थी विफाक में, उन्होंने एंड राइटली सो तनख्वाह पेंशन्स बढ़ाए थे सबके, इसलिए कि पेंशन्स वर लूडिक्रसली लो। ठीक है, और उन्होंने बढ़ाए थे और बड़ा अच्छा किया। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं किया और बढ़ते गए। नाउ एक पेंशन अभी एक रीजनेबली रफली लिवेबल पेंशन है, पूरा नहीं रफली, मगर अगर इन पे छोड़ देते, इनको कहते नहीं 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 हमारा कम ही रहेगा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन, पेंशनर वुड बी स्टार्विंग। तो मैं नहीं समझता कि वन साइड कैन बी अकॉर्डेड द ब्लेम। मैं समझता हूं कि सब रिस्पॉन्सिबल हैं, और खास तौर पे वफाक पे, कि अगर आपने कहा है कि हम कम नहीं करेंगे और फिर बाद में कहते हैं नहीं 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 ओ ये गलत है हम कम करेंगे, नो दैट कांट बी इट। दूसरी बात ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करें, ठीक है, खत्म करें रूमर्स को, कौन किसने किधर लिया नहीं लिया कितना दिया। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करें, विद इन द कंट्री इंडिपेंडेंट ऑडिट करें। बहुत सारे ऑडिट फर्म्स हैं, वो करके आपको देंगे।
और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जैसे देखिए ये इट्स वेरी डेंजरस जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में. योर डिफरेंसेस आर मल्टीप्लाइंग, दे आर इंटेंसिफाइंग. ये तो हो नहीं सकता. आप हर चीज पे आप देख रहे हैं डिफरेंसेस हो रहे हैं. मीर साहब, आपको क्या लगता है जो केपी का ये मौक़िफ़ है कि हमें जो भी फंड्स मिलते हैं और जो एडिशनल फंड्स, वफाक कहता है कि जी हम एडिशनल फंड्स देते हैं वॉर ऑन टेरर के लिए, केपी हुकूमत ये कह रही है कि आप इनको परमानेंट पार्ट बना दें एनएफसी अवार्ड का, और ज़मीनी हक़ाइक़ देखें कि फ़ाटा के इंज़माम के बाद वहाँ के हालात कितने पसमानदा हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए. इनकी ये डिमांड और फिर वफाक का मौक़िफ़ किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये एनएफसी है क्या, पहले तो उसको सोचे ना. जी, ये क्या है? ये जो फेडरल टैक्सेस है उसकी शेयरिंग है. सिंपल एज दैट. जी बिल्कुल. अब बात आती है क्या ये जो शेयरिंग है, इज दिस राइट? मैं आपको बताता हूँ. पंजाब 57.5% है इसमें, सिंध 24.5%, केपी 14.62%, बलोचिस्तान 9.9%, द बिगेस्ट लैंड, जिस सबसे बड़ा एरिया आपका पाकिस्तान का. फिर पंजाब, बाकी आपने देख लिया. द क्वेश्चन इज, ये जो केपीके शोर मचाता है, इसको तो 1% बाय द वे ज्यादा मिलता है फॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल दैट. 1% इसको मिलता है इस पे. व्हाट हैव यू डन अबाउट इट? ये मुझे बताएं. अच्छा, एक, जब आप इसकी बात करते हैं फिर आप मुझे बताएं, जब फेडरेशन पे हम आते हैं, फेडरेशन ने अपना टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की है. आपने अपने टैक्स कलेक्शन की बात की है. आपने देखो ना, ये तो इस तरह है किसी ने एक दुकान खोल ली, उसमें उनका जी हम इसमें पैसा कमाएंगे, 4 डब्बे रख लिए, लेकिन कैपेसिटी आपकी होगी 8 डब्बों की. आपके पास तो आपकी तो कैपेसिटी इतनी है. आपका जो सेंसस है जिसके बेसिस पे आपने प्रोविंशियल डिवाइड किया है, इज द सेंसस करेक्ट? ये मुझे बताएं. वेरी राइट, वेरी राइट. देखो ना, सेंसस के हिसाब से आप दोगे. बिल्कुल, पॉपुलेशन के हिसाब से ना. एग्जैक्टली. तो पॉपुलेशन क्या आपके पास है? आपको तो इलेक्शन के अंदर आपको नहीं पता कि पॉपुलेशन कितनी है, तो आप यहाँ ये नेशनल अवार्ड्स का क्या देंगे आप? सो यहाँ ये बहुत बड़ा एक डिबेट है. और एक जो पॉइंट अभी रेज हुआ है, 1 against 8 जो रेज आप करते हैं, तो मुझे बताओ कि ये 8 जो हैं, do they go to the grassroots level to to review and to discuss what has to be taken in front of the federation? No. हर चीज आप lastminute.com करते हैं. हमारा बजट क्या होता है? बजट पहले बनाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं. और भाई पहले डिबेट करो फिर बजट बनाओ. फिर आप पार्लियामेंट्री कमेटीज में भेज देते हो, हाँ जी ये होना चाहिए, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं. Why don't you do it before? So the question is, आपको ओवरऑल जो है ना, जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम मैं आपको कैंसर बता दूं, ये बेस करता है इलेक्शंस के ऊपर. इसीलिए आपके ना टैक्सेस बढ़ते हैं, ना टैक्सेस के पीछे आप जाते हैं, ना फाइन्स आप इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब आप करेंगे वो कहेंगे अवाम हमें वोट नहीं देती. तो मुझे बताओ, जब आपने अपने आप को इसी तरह प्रोटेक्ट करना है और दूसरे को गंदा करना है, नहीं उसने किया मैं नहीं करूंगा, फिक्र ना करें, तो फिर हुकूमत क्या, नवाज शरीफ, इमरान खान और ये जो जरदारी हैं, इन्होंने अपनी जेब से पैसे देने? वो पैसा तो इन्होंने हमने देना है इनको. एज सिटीजन्स हम इनको देंगे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो. लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट इज वेरी पुअर. मैं बार बार कहता हूं, आप रेडी वाले को टैक्स क्यों नहीं लगाते हो? गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी कैश लेके घर जाता है, बट ही हैज टू पे द टैक्स फॉर इट. दुनिया के अंदर कहीं चले जाओ, जो वेंडर है, जो स्ट्रीट वेंडर है, वो टैक्स लेता है, लाइसेंस लेता है. अब लग गया, अच्छी बात है. इस गवर्नमेंट जो पंजाब की है, इसने वो रेडियो पे लगा दिया, वेरी गुड. उनको लाइसेंस कर दिया, उनको दे रहे हैं, ऑथराइज हो रहा है, अच्छी चीज है ये. इट इज अ स्टार्ट, बट वी नीड टू डू इट ऑन, वो कहते हैं ना, हम तो यहाँ लफ्ज हर जगह डिफेंस और वॉर फुटिंग, ये वॉर फुटिंग पे आपको करना चाहिए. तेजी से करो, ब्लिट्ज़. डोंट वरी कि अगर आप इलेक्शन जीतते हो या हारते हो, अवाम की बेहतरी के लिए काम करो. हम अवाम के लिए नहीं करते रामीन, इसलिए नहीं करते, मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा. जी ये प्लानिंग.
पॉलिटिकल यस, शॉर्टर प्लानिंग नहीं जी, नहीं शॉर्टर प्लानिंग नहीं रामीन, इट इज बिकॉज मैं वोट अपना खराब कर दूंगा अगर मैंने ऐसे कोई इकदाम ले लिए। सो आपने ग्रास रूट पे देखना है और उसके बाद आप जो भी आपने इम्प्लीमेंट करना करें, लेकिन टैक्स बेस जब तक नहीं बढ़ाएंगे, कलेक्शन ठीक नहीं करेंगे, आप जो मर्जी अवार्ड कर दें, एक फेडरेशन कहाँ से पैसा देगी मुझे बता दो? देगी कैसे पैसा? बिल्कुल नहीं देगी। जी जी, प्रोविंसेस मस्ट हैंडल देयर ओन इश्यूज, दैट्स द बॉटम लाइन। ठीक है, नजमुल साकिब साहब अपना कमेंट भी दे दीजिए, लेकिन ये भी साथ में ऐड कीजिएगा कि अगर एनएफसी पर इत्तेफाक राय नहीं होता तो केपी, जो कि अभी भी हम देखते हैं कि कायोटिक सिचुएशन चल रही है वहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पर भी, तो फिर होगा क्या अगर एनएफसी पे कंसेंसस नहीं होता? कोई और तहरीक देख रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि जितने मौज़ूआत हम टच करते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए हमने इस मौजू पे बात करते हुए सियासत को भी देखा, हमने मौशी भी हिसाब किताब देख लिए, हम इसमें बीच में इलेक्शन भी आ गए। ये सारी इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। जी जी, मीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सिर्फ एक जगह पे आके मैं इनसे चाहूँगा कि मेहरबानी फरमाएं इस रेडी वाले को कुछ ना कहें। देखिए, आप रेडियो वालों से अगर टैक्स लेके आपने अपनी हुकूमत चलानी है ना, और वो जो बड़े बड़े ट्रिलियंस रुपयों वाले, करोड़ों अरबों रुपए वाले जो महीने के कमाते हैं, उनको टैक्स नहीं ले, आप उनसे नहीं ले रहे, ताजरों से टैक्स नहीं ले रहे और उन अमीर आदमियों से टैक्स नहीं ले रहे, तो फिर आप उसका इतना कितने को रेडियो वाले से आप ले लेंगे? और वो जो बेचारा दुकान से जो चीज़ खरीदता है उसमें तो वो टैक्स दे रहा है। उसको बच्चों की जिस जगह पे भी वो जाएगा बेचारा गरीब आदमी, उससे तो देना है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हमने अपना डेफिसिट पूरा करना है तो वो हम और ज़्यादा जो बिल्कुल महरूम तबका है, जिसमें ये रेडी बान आते हैं, जिसमें ये जो ठेले लगाने वाले आते हैं, छोटी छोटी रेडियां लगा के, और ये अपना फल बेच के तो शाम को 200-300 रुपये लेके जाते हैं, जिससे उनका घर चलता है। अब इन पे भी अगर टैक्स लगाएंगे तो थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं और उन लोगों से टैक्स लें जिनका के बनता है। और अगर आप ये टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाते हैं, आपका मुल्क देखिए वो उड़ान नहीं दिखाएगा, वो उड़ चुका होगा, वो बहुत ऊंचा उड़ेगा। और आप ये जो आप कहते हैं ना जी, ये आपके जो एशियन टाइगर्स हैं, क्यों नहीं आएगा बीच में? सवाल ये है कि टैक्स आप पूरा कलेक्ट नहीं कर रहे। बात एनएफसी की कर रहे हैं जी कि ये जो थोड़ा सा टैक्स है ना जो जमा हुआ है, इसमें एक हिस्सा इसका और 4 हिस्से इसके। तो बुनियादी, अगर आपने बुनियाद की बात करनी है तो आप अपनी टैक्स बेस को देखें। और आपके सामने हैं ये सारे लोग, ये सारे लोग आपके सामने हैं जो कि 3 अरब रुपए, मैं उसको शख्स को जानता हूं, ठीक है, 3 से 4 अरब रुपए उसका महीने का प्रॉफिट है, और वो 6,500 रुपए देता है टैक्स। इससे क्यों नहीं लेते उस बेचारे रेडी वाले को? अच्छा, अब ये जो आपने सवाल किया है, देखिए हल हर चीज का है, इस चीज का भी है। और इस चीज का हल ये है कि वो जो एक होती है ना सैनिटी प्रिवेल करना। मुसीबत ये है कि केपी के जो इस वक्त हुकूमत है, जो वहाँ पे नए आपके चीफ मिनिस्टर आए हैं, वो बेचारे अपने लीडर से मिल भी नहीं सक रहे, वो गुस्से में हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि उनका कुछ थोड़ा सा कुछ सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके तो यानी गपशप भी लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन स्टांस उनका वही है। और वो स्टांस क्या है? वो है एंटी फेडरेशन, कि जो कुछ भी विफाक है। अच्छा, ये उस वक्त तक नहीं होगा अगर कुछ मशवरे बाहम ना। इस शेर पे ख़त्म करते हैं। जी जी, दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी, दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। हाँ, वेरी नाइस। जी मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए रेडी वाले की जब हम बात करते हैं, मैंने रेडी वाले की बेहतरी देखनी है। अच्छा। लेकिन अगर रेडी वाला मेरे साथ एक टैक्स बेस के अंदर नहीं होगा, मैं कल वो मुसीबत में होगा, मैं उसको कैसे देखूंगा? वेलफेयर स्टेट इसी को तो कहते हैं कि आप हर एक को टैक्स बेस में रखें, कल उसकी प्रॉब्लम आएगी, हम उसको हेल्प करेंगे। सोशल वेलफेयर स्टेट ही वही है। तो उस लिहाज से बेशक 1 रुपया दे, जरूरी नहीं है, लेकिन आप लेके सबको टैक्स बेस में आए, ताकि वी ऑल नो कि एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल। चलिए रामीन, इसको हल करते हैं। आप रेडी वालों से ले लीजिए टैक्स, लेकिन उससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो उन तमाम अमीरों से टैक्स ले लें
और जो कि टैक्स देने से आपकी इकोनॉमी चलेगी, फिर रेडी बांध को भी देख लें। बिल्कुल ठीक है, ये बात आइडियली बिल्कुल ठीक है, सबको होना चाहिए, लेकिन अगर एक अमीर तबका इससे मुबर्रा होगा तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बांग्लादेश के दारुल ढाका में एक तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल ने मुल्क को हिला कर रख दिया है। प्रो डेमोक्रेसी तहरीक के नुमाया रहनुमा और आइंदा आम इंतखाबात के उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा हमने देखी कि हज़ारों अफराद उसमें शरीक थे, जबकि 2 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज और तशद्दुद के बाद शहर में सख्त सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। हादी को गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद से निकलते हुए निकाब पोश अफराद ने गोली मारी थी। वो सिंगापुर के अस्पताल में मौजूद थे, जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। उबूरी रहनुमा जो बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने एक जज्बाती खिताब किया और हादी को खिराजे अकीदत पेश किया, जबकि मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया गया। कौमी परचम सरनिगू रहे और पुलिस ने बॉडी कैमरास के साथ सिक्योरिटी संभाली। हादी की तदफीन ढाका यूनिवर्सिटी की मरकजी मस्जिद में की गई। अब हादी जो थे वो भारत के सख्त नाक़िद थे। ऐसे वक्त में जब माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 2024 की अवामी बगावत के बाद भारत में पनाह लिए हुए हैं, तो उनके कत्ल के बाद मुल्क भर में शदीद बेचैनी फैल चुकी है। मुजाहिरीन कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। आज भी 24 घंटे की डेडलाइन दे दी गई है, मगर पुलिस ताहाल किसी पेशरफ्त की इत्तला नहीं दे सकी है। तशद्दुद की लहर में ढाका में हम ये देख रहे हैं कि अखबारात के दफातर, सकाफती इदारों और साबिक वजीर की रिहाइशगाह को नजर आतिश किया गया। फिर भारत नवाज होने के इल्जामात, बढ़ता हुआ एंटी इंडिया जज्बात और एक हिंदू गवर्नमेंट वर्कर की हलाकत ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी मैंने देखी, जिसमें कत्ल और बादजा होने वाले तशद्दुद पर आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब बांग्लादेश अपनी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। वो इंतखाब जो एक आमराना दौर के खात्मे के बाद पहली बार मुनक़िद होने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये कत्ल महज एक फ़र्द को खामोश कराने की कोशिश है, या फिर बांग्लादेश के सियासी मुस्तक़बिल को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़फ़र हिलाली साहब, ये तो खैर अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, लेकिन आज मैं देख रही थी, जब मैं अभी खबरें पढ़ी थी तो कुछ देर पहले, तो बीजेपी रहनुमा है, वो एक और स्टूडेंट रहनुमा है हसनात, उनको धमकी दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि अगली बारी तुम्हारी है। देखिए, ये सीधी बात है। ये बच्चे बच्चे को बांग्लादेश में पता है कि इस आदमी उस्मान हादी को किसने मारा था और क्या वजह था जो इसको मारे गया। नंबर 1, जैसे आपने पहले किया, ये तो एंटी इंडिया था। एंटी इंडिया का मकसद ये नहीं चाहता था कि ये इंडिया एक पपेट रिपब्लिक बन जाए, हिंदुस्तान का जो बन गया था हसीना के तहत। और ये आदमी जो था यहाँ उस्मान हादी, ये मैप्स पब्लिश करता था, और ये जो मैप्स होते थे बांग्लादेश के, वो एरियाज इंक्लूड करता था उन मैप्स में जो हिंदुस्तान ने पोस्ट 1947 बांग्लादेश से छीन लिया। कुछ इनक्लेव्स थे जो उन्होंने ले लिया, और वो वाकई दे वर लेजिटिमेटली बिलोंग टू बांग्लादेश। तो ये जब जैसे हसीना ने सोचा कि अगर मैं मार के इन स्टूडेंट्स को ठीक कर दूंगी, तो इंडिया ने भी सोचा कि इनको, ये जो हसीना को निकाले हैं, इनको मारो, इनको ख़त्म करो और इनको बताओ कि हम इधर हैं और हम ऐसी चीज़ें, मैप्स और ऐसी बातें नहीं होने देंगे। हालांकि इन सबको पता है, और टीवी क्लिप्स भी हैं कि इनका जो किलर था, ये हुडेड किलर्स जो थे 2, ये पेन के बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की तरफ गए। देखिए, इतना ये बात अब उधर बैठ गया है बांग्लादेश में कि हिंदुस्तानियों ने इसको मारा है कि यूनुस जो उनका जो टेम्परेरी हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो है, उसने ये कहा कि हम उसने प्लेज किया कि हम कभी नहीं भूलेंगे इसके आइडियल्स और डिमांड्स को, और वो हमारे डिमांड्स होंगे, और कि हिंदुस्तान जो है इट इज़ ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज एंड सीज बाय फोर्स पोर्शंस ऑफ हिंदुस्तान चाहता है कि लड़ाई हो जाए, उनकी बहुत बड़ी फौज है, वो जाके ऑक्यूपाई कर लें, और जो इलाका है उनका वो भी उन्होंने साथ ले लें। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हमें 2 चीज़ें सोचना चाहिए। हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए
और दूसरा व्हाट इज लाइकली, और एंड दूसरा ये जो नई पौध है बांग्लादेश में वो क्या सोचती है। ये पहली चीज ये नई फौज सोचती है कि वी डोंट केयर अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, हालांकि दे आर प्राउड ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मगर हम इसका परवाह नहीं है। हम अपने ह्यूमन राइट्स के साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, पॉलिटिक्स, नॉन इंटरफियरेंस, जो भी हो, वी डोंट केयर। हाँ, बेशक हमारे इकोनॉमिक राइट्स ना हो, इतना हमारे इकोनॉमिक राइट्स सफर करें एज अ रिजल्ट, और द फ्रीडम दैट दे वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, जो इंडिया इनको परमिट नहीं कर रहा है। रॉ की पेनिट्रेशन इतनी हो गई है कि सब लोग पहले दिन से कहने लगे थे कि ये किलर्स रॉ हैं, और फिर बाद में जब उनके जिधर वो भाग रहे थे वो बात निकली तो सबको पता चल गया कि वाकई दिस इज ट्रू। अब आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। मैं तो समझता हूं दिस इज अ ग्रेट ओकेजन फॉर पाकिस्तान तो टू अंडू जो हुआ था, और ट्राई एंड अंडू जो हुआ था 1977 में। क्यों नहीं हम रिवाइव करें, एंड एक शर्त पे क्यों नहीं हम रिवाइव करें द आइडिया ऑफ कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन के मतलब टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर to show the world and themselves ke we are interested. Why would Bangladeshi want that? Why would Bangladeshi want that? Because then perhaps उनको एक म्यूचुअल डिफेंस अकॉर्ड भी मिलेगा। क्या पता उनको अल्लाह करे तो न्यूक्लियर कवर भी मिल जाए। आखिर हिंदुस्तान है उनका दुश्मन ना, और अगर हिंदुस्तान के हम खड़े रहे उनके साथ तो फिर हिंदुस्तान सोचेगा। It's one of the possibilities. मैं नहीं कहता हूं ये होगा, but why not? मगर on one condition कि पहले बांग्लादेश में फ्रेश इलेक्शंस हो, और वो गवर्नमेंट ये चाहे, और अगर वो गवर्नमेंट भी ये चाहती है then I think, और हम तैयार हैं, let's do it. ठीक है। What a जबरदस्त comeback it would be in the face of Indian intervention and Indian murder. उसने भी मर्डर करके कोशिश की थी कि वो लोगों को दबा दे, ये भी मर्डर करके समझते हैं कि एंटी इंडिया फोर्सेस को मारें तो सब लोग दब जाएंगे। दैट इज नॉट द केस, इट वोंट बी द केस। मीर साहब, डू यू एग्री जो अभी लाली साहब ने कहा है कि जो सिचुएशन है उसको पाकिस्तान अपना किरदार इस तरीके से अदा कर सकता है, आप जो प्रेजेंटेड सोल्यूशन है उससे अग्री करते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि क्योंकि इतनी तगड़ी तहरीक चल रही है वहाँ पे तो बांग्लादेशीज को तो ये नहीं चाहिए होगा कि किसी और मुल्क के साथ वो मिल जाएं? देखिए, पाकिस्तान has always been very good for बांग्लादेश। पाकिस्तान हमेशा उसने बांग्लादेश की बेहतरी चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ, एक इंसिडेंट बता देता हूँ मैं आपको। नजमुल साकिब साहब उधर थे, एक जगह है कनाडा के अंदर हैलिफैक्स, इनकी वहाँ पोस्टिंग थी उस वक्त। अच्छा। और हम गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे उधर। वहां मोहम्मद यूनुस ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं हर जगह गया पैसे लेने, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन जो आदमी जिसने मुझे पैसे दिए, मुझे सपोर्ट किया, जिसको ग्रामीण बैंक जो बाद में बना और बांग्लादेश 11% पे नीचे आया, तो वो बैठा हुआ है यहाँ, शौकत अजीज, वजीर आजम पाकिस्तान। उसने पब्लिकली क्लेम किया। तो जो आप देखो कि शौकत अजीज ने इस आदमी को सपोर्ट किया from when he was in the Citibank, and today बांग्लादेश को देख लो, जो ग्रामीण बैंक एंड माइक्रो क्रेडिट जो ने शुरू किया, पाकिस्तान में भी शुरू हुआ, ये खालिद निस्तर उसने हेड किया। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जब हम इंटरनेशनली कोई चीज करते हैं हम उसको भूल जाते हैं। हम हमेशा क्योंकि हम तनकीदी हैं, हमने कोई अच्छा काम करेगा उसको तनकीद ही करनी है, बुरे हम हमेशा तनकीद के उससे दायरे में रहते हैं। आज की जो सिचुएशन है, हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा परपेट्रेटर है। आज ही मैं एक इंडियन प्रोग्राम में था, ये इंडिया टुडे के ऊपर। वो लगा, वो कहते जी पहलगाम आपने अटैक किया। मैंने कहा यार अब तो आप या तो पता नहीं, हाँ मैंने कहा शायद आप जिंदा नहीं है या अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, क्या हो गया आपको? मैंने कहा जी अटैक तो आपने किया, हमने तो किया ही नहीं है। तो खैर नहीं, वैसे ऐसे से इग्नोरेंट लोगों से बात नहीं कर सकते। सही बात है, ट्रू। कर्नल हसीन और रहमान ने खुद कहा, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है बांग्लादेश आर्मी में, उन्होंने कहा है कि देखो ये बांग्लादेशी, ये जो इंडियंस हैं, इन्होंने 71 में भी हमें इस तरह किया और आज भी वही कर रहे हैं। जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, हादी की, ये जो है उस्मान,
ये इंडिया का सख्त मुखालिफ। जी बिल्कुल। अब ये सबसे बड़ा मुखालिफ था बिकॉज और ये इलेक्शन में भी आ रहा था। इलेक्शंस के आने से पहले उन्होंने कहा कि क्योंकि इसकी पॉपुलर सपोर्ट थी उन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे बताओ कि क्या रीजन है कि अगर आपने किसी को गोली मारनी है आप इधर मार दोगे, लेफ्ट मारोगे, राइट मारोगे, सिर पे मारोगे तो टारगेटेड किलिंग है यार। तो आपने उसको एक टारगेट करके बनाया बिकॉज ही शुड नॉट एंड ही विल नॉट विन द इलेक्शंस और ही विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। सो दैट बिकम्स वेरी क्लियर। अब शोर हो गया, हसीना को वापस लेके आओ, ट्रायल होगा, ये होगा। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को बड़ा ब्लेम करता है कि जी ये है, वो है, फलाना है। तो आज अगर जिस बंदे को तो अब तुम बिठाया हुआ भेजो ना वापस, किधर गई तुम्हारी डेमोक्रेसी? भेजते क्यों नहीं हो तुम? तुम तो दूसरों को ब्लेम करते हो, तुम ये कर रहे हो, आज तुम भी भेजो ना। बांग्लादेश तो मांग रहे हैं उसको ट्रायल के लिए, क्यों नहीं भेज रहे हो तुम? वेलकम बैक जी। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ जगहों पर, कई जगहों पे होने वाली हैं। बर्फबारी का शौक होता है लोगों को और मरी का हसीन मंजर देखने का सबको शौक होता है। सब दौड़ते हैं विंटर वेकेशंस में मरी की तरफ, मगर इस खूबसूरती के साथ खतरात भी जुड़े होते हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और मरी समेत जो बालाई इलाके हैं पाकिस्तान के, उसमें 22 दिसंबर तक बर्फबारी की पेशगोई की है, जिसके बायस सड़कों पर फिसलन होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी और मुमकिन बंदिशों का खदशा भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि नारान, कागान, सवात, दीर, चित्राल, मानसहरा, फिर एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, नीलम वैली, गलियात और मरी जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो शदीद मौसम की लपेट में आने वाले हैं। तो ऐसे में बगैर तैयारी सफ़र करना जान को ख़तरे में डाल सकता है। अब मरी ज़िले इंतजामिया का भी इस पर एक मौक़िफ़ सामने आया कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मरी ने बताया कि मरकज़ी सड़कों से रुकावटें हटा दी गई हैं। बर्फ़ हटाने के लिए PDMA की मशीनरी भी फराम कर दी गई, जबकि रेस्क्यू 1122 ने कोड रेड नाफिज कर दिया है। एम्बुलेंसेज होंगी, फायर फाइटिंग गाड़ियाँ होंगी, रेस्क्यू बाइक्स होंगी और अमला 24 घंटे अलर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस, सेफ सिटी कैमरास के जरिए निगरानी की जाएगी। अस्पतालों में अद्वियात का ज़ख़ीरा और मुख्तलिफ हसास मकामात जो हैं उन पर रेस्क्यू टीमों की तैनाती, ये सब इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये इंतज़ाम काफ़ी हैं और क्या सयाह खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? PJ मीर साहब, हमने ये देखा, बल्कि हम हर साल ही देखते हैं, और एक दफ़ा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था मरी में, जब बर्फ़बारी हुई थी और बहुत सारी गाड़ियाँ फंस गई थी और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी दम घुटने की वजह से। रश होता है, लापरवाही होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो मरी, जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मरी के जो लोकल्स थे उन्होंने भी हेल्प नहीं की थी, बल्कि महंगे कर दिए गए थे रेट्स होटल्स के। आप समझते हैं कि अब मरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैयार है इस तरह की सिचुएशन के लिए? आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपने सब कुछ तो बता दिया आपने, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं। नहीं, डिप्टी कमिश्नर, व्हाट दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉट एनालिटिकल, जस्ट इंफॉर्मेटिव। हाँ, नहीं, गुड एनालिसिस। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो हुकूमत है अच्छी बात है, जितनी भी आपने बातें बताई हैं अच्छी बात है। अच्छा, अब बात आती है कि मेरे पे क्या जिम्मेदारी जी? मेरी नंबर 1 गाड़ी रोड वर्दी है। हाँ, ये कौन चेक करेगा कि जो गाड़ी ऊपर जाएगी वो रोड वर्दी है? क्या उसके जो टायर ट्रेड्स हैं, क्या उसमें 1 मिलीमीटर या जो 1.5 मिलीमीटर, क्या उसमें वो ट्रेड्स के अंदर डेप्थ है? क्या आपके पास स्नो टायर्स हैं? क्या आपके वो वार्निंग्स आ गई हैं कि इतनी शिद्दत की ये बर्फ पड़ेगी? और क्या आपको स्नो चेन्स चाहिए? क्या आपको वेरियस जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स है वो करने पड़ेंगे? एक दूसरी चीज ये है कि आपने आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक आपने उन रोड्स के ऊपर कोई सेफ्टी बैरियर्स ऐसे लगाए नहीं है। वो तो हल्का सा झटका लगेगा तो आप नीचे चले जाओगे, यू गो डाउन द ravine। द क्वेश्चन इज कि आप भी जो सिक्योरिटी की बातें, सेफ्टी की बातें करते हैं, तो फिर आपने अपने इक़दामात सही करने चाहिए। आपको देखो, रोड मार्किंग्स है आपके पास आप ऊपर चले जाओ, देयर आर नो इल्यूमिनेटेड साइंस कि जब आप बत्ती मारोगे तो आपको पता लगेगा बी केयरफुल इन दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। तो आपने ये किए, तो ये सारी जो एक एक्सरसाइज है। देखो, मरी इज अ ब्रिलियंट प्लेस। मरी इज बाय द वे द सेकंड रिजॉर्ट। पहला रिजॉर्ट होता था शिमला, मरी बाद में बना था अंग्रेज के लिए। बात यह है कि वहाँ सैनिटोरियम एंड बिकॉज ऑफ द बीमारियां ऊपर लेके आ गए। तो मरी
जो लोग मुझे लोकल बताते हैं वहां, वो सिंक कर रहा है, मरीज सिंक कर रहा है, बिकॉज एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, वो ग्रेजुअली वो सिंक कर रहा है। अब द क्वेश्चन इज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? आर वी लुकिंग आफ्टर द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद ये कई जगह आप जाएंगे कि वहां उन्होंने दरख्त काट दिए हैं, विच मीन्स कई दफा आपको वो डेबरी नीचे आ जाएगी, लैंडस्लाइड आ जाएगी, थिंग्स है। तो इसके बड़े एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड डूइंग समथिंग गुड, आई थिंक दैट्स फाइन, बट warnings have to be given much in advance. Weather reports आपको before you get onto that motorway जो कि नवाज शरीफ ने बनाई है, उस मोटरवे के ऊपर आप जाओ और उस मोटरवे के ऊपर जाके पहले वार्निंग लगा दो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के साथ कि भाई ये आपका आगे वेदर है, ये सिचुएशन है, ताकि लोग अंदर जाने से पहले बच जाएं। क्योंकि आपने बिल्कुल एक निशानदेही की है कि आपने देख लिया कि पहले क्या हुआ था। लोग गाड़ियों में मर गए थे यार। Yes, very horrific. We must not do that. Yes, exactly, absolutely. We must not do that. ठीक है। नजमू साकिब साहब, ये सारी सिचुएशन होती है। अब मसला ये कि विंटर वेकेशन जब होती हैं तो सर छुट्टियाँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, लोग कहते हैं चलो यार घूमने चलते हैं, बट क्या ऐसा कर रही है मरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो कि गलत है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैनेजरियल लेवल पर फॉल्टी है, जो इस तरह के हार्मफुल तरीके के जो एक्सीडेंट्स हैं वो सामने आते हैं? अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, ज़ेर बहस के ज़रिए एक मैसेज सबसे पहले दे देते हैं हम चारों की तरफ से कि मरी ना जाइएगा, ये बर्फ़बारी में अगर घर पे ही रहें तो बेहतर है। आप हुकूमत पे या किसी डीसी पे या किसी असिस्टेंट कमिश्नर की बातों पे भरोसा ना कीजिए। आप ये ना देखिए कि आपकी गाड़ी कितनी मजबूत है, आप ये ना देखिए कि छुट्टियां हैं, आप सिर्फ जान बचानी है, और उसके लिए मैं सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए आपको जनवरी 2022 में लेके जाना चाहता हूँ। सर 1.5 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं कि ये गुजरी हैं। 1.5 लाख। कैपेसिटी कितनी थी? 3,500 की। 1.5 लाख गाड़ियाँ, 3,500 की कैपेसिटी है। अब आलम ये आ गया कि गाड़ियाँ सारी रुक गई हैं, वो सिंगल लेन है और उस पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, वालिदैन भी हैं। और फिर ये है कि एक वक्त आया कि आपके गाड़ी के हीटर ने काम करना बंद कर दिया, आपके हाथ सुन्न हो गए, आपके दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और आपकी माँ ने आपको सीने से लगाया हुआ है। 4 साल का बेटा है, 7 साल की बेटी पीछे बैठी हुई है, और बाहर लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं निकलने की, निकल नहीं सकते, इसलिए कि इतनी जो है ना वो तय जमी हुई है, यानी उसकी बर्फ की। गाड़ियों का एक गफीर जमे गफीर है जो आगे भी है और पीछे भी है, दूर दूर तक अंधेरा है, और उसमें आदमी ये सोच रहा है कि हम तो तफरीह के लिए आए थे, और फिर उसके बाद सिग्नल नहीं है, फिर उसके बाद ये कि रेस्क्यू वाले किधर हैं, वो किधर गए हेलीकॉप्टर्स वाले, वो कौन लोग थे जिन्होंने आके हमें बचाना है। तो ये सारा कुछ जो है मेरे सामने इस वक्त वो सीन आ गया है। यकीन कीजिए बड़ी दुख और तकलीफ की बात है। पता नहीं कितने लोग मर गए, पता नहीं कितने लोग जो हैं उनके जिस्म सुन्न हुए, दिल बंद हुए, माँ बाप के सामने उनके बच्चों ने जान दी और वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो कैसी तफरीह है। अच्छा, अब ये देखा जाए जी कि वो तो टूरिज्म का फलाना, और टूरिज्म यार उसको देखेंगे बाद में। जो मुल्क से बाहर लोग हैं वो देख रहे हैं। देखिए जी, अगर मरी में हमने जाके टूरिज्म करना है तो आलम तो देखिए सड़कों का, हम तो नहीं जाते, तो ये टूरिज्म के खिलाफ जाती है बात। लिहाजा अपनी मदद आपके तहत देखिए, थोड़े दिनों के लिए देख लीजिए, क्योंकि हालात ये है कि बेहतर हुए हैं सड़कों के, वहां के हालात के, और टूरिज्म भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जान बचानी है। और कोशिश ये है कि खासतौर पे वो जो मरी और नथिया गली के दरमियान वाला है ना पैच, जहां पे ये गाड़ियां असल में फंसी थी, उसको जरा अवॉइड कीजिए, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लीजिए, जरा धूप निकलने दें, मौसम अच्छा हो तो अपने बच्चों के साथ मरी की तरफ जाइए। सर वो स्नोफॉल की जो फैंटेसी होती है ना, वो लेके जाती है लोगों को सर्दियों में। हिलाली साहब, हमने माजी के हादसात से देखते हुए, हमने क्या मरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने माजी के हादसात से देखते हुए क्या कोई मुस्तकिल पॉलिसी बनाई है? देखिए, मैं तो समझ नहीं सकता हूं, जब आपको पता है कि मरी के कैपेसिटी क्या है और आप अनाउंस करते हैं कि वो 3,500 गाड़ियां हैं, और 3,501 नहीं 3,500,
तो फिर जब वो कैपेसिटी बढ़ जाता है तो आप कहते हैं नो मोर सीट्स लेफ्ट। आप सिनेमा हाउस को क्या कहते हैं? हाँ। आप स्टेडियम में क्या कहते हैं? यस। आप कहते हैं सीट्स नहीं है, सॉरी, फिनिश्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये, हाँ, आप वेदर नोटिसेस निकालें, जरूर निकालें और कहें कि ये है, मगर अगर फिर भी लोग निकलते हैं तो फिर आपका फर्ज बनता है, ये नहीं कि आप वार्न करें और फिर घर जाके सो जाएं। आपका फर्ज बनता है कि आप मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें, और उस वेयर दे कांट टर्न राउंड एंड गो, उसके पहले आप कह दें नो मोर, एंट्री ही ना दें। वो क्यों नहीं हो सकता है? खैर, मगर अगर आप खास तौर इफ यू वांट टू बी रियली सेफ, हर चीज करें इस चीज से। दूसरी बात है, अगर आप मरी के बारे में, डेंजरस स्नो, तो फिर कराची के बारे में व्हाट अबाउट पॉट होल्स जिसमें 400 लोग मर गए? हर जगह खतरा है सर, उसको भी होना चाहिए क्या? चलिए एक प्रोग्राम उसमें भी करें क्या? जी जी। देखिए, कॉमन सेंस अगर किसी के पास नहीं है तो व्हाट कैन यू डू जी? हाँ ठीक है, लेकिन आपका ये पॉइंट अच्छा है कि अगर आपको पता है कैपेसिटी का तो फिर आप एंट्री पॉइंट्स पर ही रोकें। नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात। शुक्रिया सैयदा। पहले ज़रूरी सवाल है जी। ख़जाने के वज़ीर मुमलकत ने फरमाया है कि NFC के बारे में ज़रूरी है कि सारे सूबे खुले जहन के साथ बात करें। ज़रूरी सवाल ये है कि सूबों के जहन और जहनों के ताले खोलने के लिए, खुसूसन KP के जहनी ताले खोलने के लिए जो चाबी दरकार है वो इस्लामाबाद खुद देगा या ये चाबी ऑर्डर पर बाहर से बनवाई जाएगी? इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, एक मोहतरम वज़ीर मुमलकत ने शिकायत की है कि उनकी शादी पर किसी अहम शख्सियत ने गेट पर ताला लगा दिया था। कि जब उनकी शादी हो रही थी तो उनके गेट पर किसी अहम शख्सियत ने गेट पर ताला लगा दिया था। नेकी का तो सैयदा ज़माना ही नहीं रहा। आप समझे ही नहीं, गेट पर ताला लगाकर आपकी शादी रुकवाई जा रही थी, आपको बाज मना किया जा रहा था, आपने पैगाम क्यों नहीं समझा? नेकी का तो कोई ज़माना ही नहीं है। नेकी का ज़माना नहीं रहा। नाज़रीन, सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।